स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के अध्याय 1 संबंध एवं फलन चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। और इसके अंतर्गत हम लोग 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, विविध प्रश्नावली पर आ गए हैं। यदि पुराने वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा, पूरे न्यू सिलेबस के आधार पर उनको मैंने अरेंज किया हुआ है और आपको दिया हुआ है, तो उनको जरूर से जरूर बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली विविध उदाहरण की। टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को लगाना है, देखना है, समझना है और सीखना है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जादू की झप्पी। क्यों? क्योंकि वो आपका धक्का है ना पीछे से, भैया पढ़ाई करो, लगे रहो, वो थोड़ा सा जरूरी होता है ना? वो जरूरी होता है कि आपको लगे कि हाँ यार करना है तो करके दिखाना है। इस बात को समझ लो। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है दरवाजा, और उस दरवाजे में लगे ताले को खोलने के लिए हमको चाहिए पड़ती है एक चाबी, तो वो है सफलता और मेहनत। ये दो चीजें, सफलता और मेहनत। क्या कि अगर सफलता के दरवाजे को खोलना है, अगर सफलता के दरवाजे को खोलना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी तो घुमाना ही पड़ेगा। प्यारो यारो दुलारो, ये तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत यूं बातों से नहीं होती, यूं टोल मटोल से नहीं होती, मेहनत करके होती है। समझ लो बात को। मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। मुंगेरी लाल के मनोहर सपने नहीं, मुंगेरी लाल के मनोहर सपने नहीं देखना हमको। हमको करना है और बिना बताए करना है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हो अपनी पढ़ाई के जासूस। जैसा जासूस होता है ना कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, रॉ एजेंट, आप वो एजेंट हो, किसी और को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप अपनी मेहनत अपने में करते ही करते जाओगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको हर कोई जानेगा, बिना बताए, बिना ढिंडोरा पीटे। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज पर, विविध प्रश्नावली पर। भैया विविध प्रश्नावली देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां मैंने लिखवा दिए हैं। इनको आपको बढ़िया तरीके से देखना है और फटाफट से ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनमें आपको टिक लगा लेना है। अगर मैं बात करूं पीछे, तो पीछे आपका काफी क्वेश्चन थे जो कि बहुत कम करा दिए। मैंने आपको 1.1 में बताया था कि टोटल 125 क्वेश्चन थे, अब उसमें से आपको टोटल 61 क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए रह गए हैं, तो बहुत कुछ चीजें कम हुई हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है वो 16 है। 16 किस तरीके से है? 16 आप ऐसे देख लीजिए कि 9 तो आपके उदाहरण है, ठीक है ना, 9 उदाहरण है और 7 प्रश्नावली में सवाल है। और यहाँ पर विविध उदाहरण के अंतर्गत 9 सवाल हैं, जिसमें से मैंने आपको 18, 22, 23 और 24 ये इंपोर्टेंट है, इनमें टिक लगा लेना है। और भैया जो 18 क्वेश्चन ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपका रट लेना। मैं आपसे ये कहूं 4 बार सवाल को लगाओगे ना तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उदाहरण नंबर 18 कतई नहीं छोड़िएगा, कतई बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछा जा चुका है, 5 नंबर में भी पूछा जा चुका है। इस बात को समझिएगा। विविध उदाहरण में 18, 22, 23, 24 और विविध प्रश्नावली के अंतर्गत जो है 7 सवाल हैं, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुविकल्पी। तो मैंने आपसे कह रखा है कि भैया कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी के जो आपके एनसीईआरटी के जो बहुविकल्पी सवाल रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे एनसीईआरटी के, वो नहीं छोड़िएगा, वो कदापि नहीं छोड़िएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुविकल्पी थे, इनको करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 इनको लगा लीजिएगा। ये तो टिक लगाने वाले, मतलब आप अपनी किताब में अगर चाहो तो टिक लगा लो या कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, है नोट। और भैया हैंड रिटेन नोट 50, और जब भी क्लास में बात करता हूं हैंड रिटेन नोट, खुद के बनाए नोट से ही पढ़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ वगैरह तो चलो एक चीज है कि हाँ अलग बात होती है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं और जो आप हैं, अंतर बस इतना हो जाता है कि भैया जो टॉपर हो जाता है, आप टॉपर की गिनती किसमें ले रहे हैं? टॉपर की गिनती ये नहीं कि जिसका पहला स्थान है, नहीं, टॉपर आप ये लीजिए जिनके 85% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको लीजिए। जिनके यूपी बोर्ड में या फिर अन्य बोर्ड की भी बात कर लें, जिनके 85% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको आप टॉपर लेके चलिए। अगर आप उस कैटेगरी में हैं
तो उनको देखिएगा वो हैंड रिटन नोट खुद के बनाते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि रेगुलर तौर पर रिवीजन करते जाते हैं, रेगुलर तौर पर रिवीजन। यदि आप इस बात को देख लो, अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो ना, 1 घंटे, मात्र 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो बस इतना कर लेना कि आधा घंटा पुराना वाला पढ़ाई कर लेना और आधा घंटा नया तैयार कर लेना। जो भी पुराना पढ़ते जाओ उसका रिवीजन करते जाओ, जो कुछ भी पढ़ाई करो उसका आने वाले समय में रिवीजन करते जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लो इस बात। नहीं तो होता क्या है भैया, एक बात तो समझ लो, ये आपका दिमाग है ना, ये दिमाग है ना, ये एक कटोरे की तरह है, ठीक है ना। कैसा कटोरा? ऐसा कटोरा जिसके नीचे एक छेद है, ठीक है, इस बात को समझ लो। और ऐसा वैसा छेद नहीं है, अभी इसमें ये बड़ा सा छेद दिखा रहा है, ठीक है ना, एक छोटा सा छेद हमें ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, तो यहां से निकलता जा रहा है ना। तो अब आपको करना क्या, ये निकल रहा है ना, ये हिस्सा, ये आपका छेद से आपके दिमाग से बह गया, ठीक है ना, इसको फिर से भरते जाना अपने दिमाग में, इसको फिर से अपने दिमाग में भरते जाना, ये आपको करना है, ठीक है ना। बहुत ही बुरी वो बनी है ड्राइंग, लेकिन चलो यहाँ पर ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही, ठीक है। अभी समझ गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए, विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली के कौन कौन से आपको टिक कर लेने, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा 1.1 1.2 करा दिया, और भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर से दूंगा, पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं उनका मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग इस प्रश्नावली पर बढ़ जाते हैं। टॉपिक में आपको कवर करा ही चुका हूं, संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे पहले तो विविध उदाहरण से। पहले आप फटाफट से विविध उदाहरण देख लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं विविध प्रश्नावली की। तो शुरुआत करते हैं विविध उदाहरण से, और इसका जो पहला उदाहरण है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये समझिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी स्टूडेंट जो होते हैं उदाहरण को गौर नहीं करते, लेकिन ये वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 41, इतनी दफा आया हुआ है। अगर आप अनसॉल्व उठा के इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कम से कम 4 से 5 दफा ये क्वेश्चन मिले ना, इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो अच्छे से समझिएगा। और है कुछ नहीं, इस सवाल में सिर्फ थ्योरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, अब तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है, तुल्यता संबंध की बात कर रहा है, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो तुल्यता संबंध मैंने सारी चीजें बताई थी वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि R1 के स्थान पे तो R रख दिया गया है और R2 के स्थान पे S की बात कर ली गई है, यानी कि R1 और R2 के स्थान पे R और S लेके भी सवाल को पूछा गया है कई दफा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं है, अगर R और S लेके होगा तो R और S के लिए लगा देंगे, ठीक है ना। अभी देखो, चूंकि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, और अगर तुल्यता संबंध है तो इसलिए R1 और R2 स्वतुल्य संबंध, तो संक्रामक संबंध होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं प्रॉपर तरीके से सवाल को लगाता चलूंगा, थ्योरी है, थ्योरी और कुछ नहीं। और थ्योरी में भी क्या है, स्वतुल्य संबंध तो संक्रामक की बस परिभाषाएं लिखते जाना है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर अपन मान के चलते हैं कि समुच्चय ए में 2 अवयव मान लिया अपन ने, माना समुच्चय ए। अब इसमें अपन ने मान लिया कि ए, बी और सी, या और भी अवयव होंगे, ए बी सी 3 मान के चले, क्योंकि अपन को संक्रामक में 3 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो समुच्चय ए में ये मान के चले अपन, और पहला लेंगे सौतुल्य के लिए। अगर सौतुल्य के लिए तो यहां से देख रहे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, चूंकि R1 और R2 सौतुल्य हैं, R1 और R2 सौतुल्य हैं, जब R1 और R2 सौतुल्य हैं इसीलिए A बिलोंग्स टू R1 और A बिलोंग्स टू R2, यही होगा सौतुल्य के लिए, यही दिखाते हैं। अब देखो, इन दोनों इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, सवाल में क्या बात कर रहा था, इंटरसेक्शन की बात। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन। अब जब दोनों के बीच में कॉमन होगा तो आप यहां से डायरेक्ट कह देंगे कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सौतुल्य है, ठीक है। बस यही थ्योरी लिखनी है, ये समझ लो। इसी प्रकार से परिभाषा के तौर पे पूरा लिख देना, सौतुल्य हो गया। अब सेम सम्मित दिखा दोगे, सम्मित के लिए देख लेते हैं भाई, सम्मित, ठीक है। सम्मित के लिए क्या करते हैं कि चूंकि
R1 और R2 सममित है, ठीक है, R1 और R2 सममित है, और A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A में, ठीक है। कैपिटल A में हम ये लेके चलते हैं कि दो अवयव A और B। अब R1 और R2 सममित, तो सममित के लिए क्या लगाते हैं कि A B बिलोंग्स टू R1 इंप्लाइज दैट ये हो जाता है B A बिलोंग्स टू R1, है ना, और A B बिलोंग्स टू R2 इंप्लाइज दैट B A बिलोंग्स टू R2। अब ये दोनों चीजें हैं आपके पास पहले से हैं, क्वेश्चन में कह रहा था, तो हम कहेंगे इसीलिए ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है, ठीक है, सममित है। क्लियर है बात? इस तरीके से करना है। संक्रामक की बात कर लेते हैं, सेम तरीके से संक्रामक दिखा देंगे। संक्रामक बस याद ये रखना है कि आपको डेफिनेशन सबकी याद हो, चूंकि अब यहां पर ले लिया अपन ने कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में R1 और R2 संक्रामक हैं, ये तो आपको दिया हुआ है ना, R1 और R2 संक्रामक है। तो क्या कैसे दिखाते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, तो इंप्लाइज दैट कर देते हैं ए सी बिलोंग्स टू R1, और ए बी बिलोंग्स टू R2 कॉमा बी सी बिलोंग्स टू R2 इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R2। अब इसी हिसाब से इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कॉमन चीज चल रही है, तो यहां से आपने सीधे सीधे आप पूरा तरीके से देख ली, सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी लिख रहा हूं, परिभाषा है बस, और सवाल में है भी नहीं। और ये सवाल 8 नंबर में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अनसॉल्व उठा के देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। तो ये ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कॉमा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये यहां से क्या मिल जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से कह रहे हैं कि इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। अब आपने ये देख लिया कि चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो अतः सिद्ध है कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। अब जरा ये गौर करो, इस सवाल में कुछ नहीं था, हैंस प्रूफ, इस सवाल में कुछ नहीं था। अब आपको ये सवाल 8 नंबर का आ जाएगा, तो बताओ कर नहीं पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, 110% कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया। भाई थ्योरी लिखिए, परिभाषा लिखिए, परिभाषाएं आपको याद है बस, है ना। उदाहरण नंबर 42 की बात करते हैं। आपको यार मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों यानी पॉजिटिव संख्याओं की कृमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, यानी जोड़े के रूप में कह रहा का एक संबंध आर एक्स वाई आर यू बी, संबंध आर है जो कि इस प्रकार से है एक्स वाई आर यू बी, यदि और केवल यदि एक्स वी यू वी, यदि एक्स वी बराबर यू वाई द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो देखो समुच्चय ए में दिया है संबंध आर इस प्रकार से कि एक्स वाई आर यू वी इंप्लाइज दैट, ले लिया एक्स वी बराबर यू वाई यू, एक्स वी बराबर वाई यू। अब जरा यहां पर गौर कीजिए, हो क्या रहा है, एक्स वी, एक्स और वी का कनेक्शन हो रहा है और वाई और यू का कनेक्शन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स और वी का कनेक्शन हो रहा है और वाई और यू का कनेक्शन हो रहा है, वाई और यू का कनेक्शन हो रहा। तो यहां पर करना क्या है, एक बात समझ लो। मान लिए पहले तो अपन, चूंकि अपन को स्वतः समय तो संक्रामक दिखाना, संक्रामक में 3 चीजें लेते हैं और ये ध्यान रखो कृमित युग्मों की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। तो यहां पर अपन ने माना समुच्चय ए में अपन ने इस प्रकार से मान लिया कि ए बी बी सी, ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये मान के चलते हैं, ठीक है। मैं
इसमें। अब बात करते हैं सौतुल्य, सममित और संक्रामक की, किस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। तो सौतुल्य की बात कर लेते हैं। सौतुल्य, ठीक है, तो सौतुल्य के लिए तो एक ही रहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में। देखो परिभाषा आपको अच्छी से तरीके से याद होनी चाहिए, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण में सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में आप क्या करेंगे कि ए बी आर ए बी ऐसे लेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरीके से था, यहां आप देख पा रहे हैं एक्स वाई आर यू भी था, तो ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी आर ए बी, तो यहां से क्या बन के आएगा, देखो पहला और चौथा मिलाना था ए बी, और दूसरा और तीसरा मिलाना था बी ए। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से ए बी बराबर ए बी हो गया, तो यहां से आपने कहा इसीलिए आर सौतुल्य है, ठीक है, आर क्या है, आर सौतुल्य है। भाई ए बी बराबर ए बी दिखा दिया। सौतुल्य के बाद सम्मित की बात कर लेते हैं, सम्मित, ठीक है। तो सम्मित में क्या कि यदि ए बी सी डी बिलोंग्स टू कैपिटल ए में, यदि आपने लिया, इसमें एक चीज लेते हैं और दो चीजें दिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या लेंगे कि यदि ए बी आर सी डी, तो ए बी आर सी डी बराबर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा ए डी, पहला और चौथा ध्यान रखिएगा, ए डी बराबर बी सी, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, पहला और चौथा मिला रहे थे और दूसरा और तीसरा मिला रहे थे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ए डी बराबर बी सी, अब इस चीज को लिख सकते हैं डी ए बराबर सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सी बी बराबर डी ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज गौर करो, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि आपने ये देखा कि ए और डी को मिलाया और बी और सी को मिलाया, ये क्वेश्चन में हो रहा था। तो अगर यहां से आप रिवर्स करोगे, यानी ए डी बराबर बी सी था, तो कैसे मिलाओगे, पहला और तीसरा मिलाओगे, पहला और तीसरा मिलाओगे, फिर आर लोगे, चौथा और दूसरा मिलाओगे, यानी सी एंड डी। भाई बात समझ में आई, पहला अगर आप रिवर्स करोगे तो पहला और तीसरा मिलाओगे, यानी पहला और तीसरा मिला दोगे और चौथा और दूसरा मिला दोगे, इस तरीके से। बात को आपको समझ में आई होगी। रिवर्स करोगे तो रिवर्स जब करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स के लिए सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, तो यही तो दिखाते हैं अपन। अगर ए बी है और बी ए मिल जाए तो सम्मित हो जाता है, तो भाई सम्मित हो गया, ठीक है। आपको परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये था एक्स वाई आर यू वी, ठीक है। इससे अपन को क्या मिल रहा था, पहला चौथे से कनेक्ट हो रहा था, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा था, यानी एक्स वी बराबर वाई वाई यू, ये मिल रहा था। क्लियर है कि नहीं। अब अगर इसी चीज से, समझना बात को, अब अगर इसी चीज से आपको रिवर्स करना है, मतलब इससे इसमें आना है, तो कैसे आओगे, देखो एक्स वी बराबर वाई यू था, यानी पहला तीसरे के साथ कनेक्ट करोगे, देखो एक्स वाई, फिर आर लोगे, और चौथा ये यू है, ठीक है, और ये बी है, चौथा दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, यानी यू एंड बी, ऐसे दिखाओगे। भाई अब बात समझ में आई। तो यहां पर भी अपन ने यही किया, तो ये सम्मित दिखा दिया। अब बात करते हैं संक्रामक किस प्रकार से दिखा दोगे। तो यहां आप कह रहे हैं कि इसलिए आर सम्मित है। क्लियर है बात, ये क्लियर होनी चाहिए। संक्रामक की बात कर लेते हैं, ठीक है। संक्रामक, तो संक्रामक में तीन चीजें लेते हैं, संक्रामक में तीन चीजें लेंगे, ए बी, फिर सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए में। तो यहां से आप क्या ले लेंगे कि यदि आपको पता है संक्रामक में दो चीजें लेते हैं, यदि ए बी आर सी डी, ए बी आर सी डी बराबर क्या ले रहे हैं, ए डी बराबर बी सी, पहला चौथा और दूसरा तीसरा कनेक्ट करना है, समझना, ठीक है। और दूसरा क्या लेते हैं फिर सी डी आर ई एफ, सी डी आर ई एफ, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा सी एफ बराबर डी, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप कर देंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 से। अच्छा, ये फॉर्मूले आपको और परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, सम्मित, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक की, तीनों की।
तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो मैं समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं इन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अब यहां पर आपको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा AD इंटू CF बराबर BC इंटू D। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, गौर कर पा रहे हैं। देखो C से ये C कैंसिल हो जाएगा इंटू के लिए, और आप D से और D से D को कैंसिल कर पा रहे हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा, AF बराबर BE। अब मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे थे, कि पहला तीसरा लेना था और चौथा दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे। अगर इसे रिवर्स करना था तो पहला तीसरा ले रहे थे और चौथा और दूसरा कनेक्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से अपन को मिल जाएगा इंप्लाइज दैट ABREF। तो यहां से हम कह देंगे कि इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आपने देखा कि चूंकि R समतुल्य सममित संक्रामक है, R समतुल्य सममित और संक्रामक है। देखो भाई सब चीज समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है रिवर्स करो, अच्छे से समझो। समतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। कोई भी समस्या रिवर्स करो, अच्छे से समझो और हर एक आपको प्रॉब्लम दूर। उदाहरण नंबर 43 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है मान लीजिए कि x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। मान लीजिए कि x में R1 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि xy सच दैट x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य। वो पेयर यानी वो जोड़े लेने हैं जहां पर 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। द्वारा x माइनस वाई की बात कर रहा था, द्वारा प्रदत्त एक संबंध R1 है तथा R2 इस प्रकार से है कि xy सच दैट xy सबसेट ऑफ 147, ठीक है। xy उप समुच्चय है 147 का, या xy सबसेट है 258 का, या xy सबसेट है 369 का। द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध R2 है। सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2 है। R1 और R2 दोनों एक ही संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहली बात जो दिया है वो लिख लेंगे, x दिया है, R1 दिया है और R2 दिया है, ये लिख लिया। अब इन सबको ओपन करते चलेंगे और देखेंगे कि R1 R2 बराबर हो रहे। तो R1 की बात कर लें। अब R1 को अगर आपने ओपन किया तो क्या क्या मिलेगा। पहली बात तो ये समझो कि R1 दिया है xy x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई को घटाना है, संख्या 3 से विभाज्य है। अब संख्या 3 से विभाज्य, तो अगर आपने 1 को पकड़ा तो 1 के साथ क्या क्या कनेक्शन दिखाओगे, क्योंकि 1 के साथ आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 माइनस 1 समझना, 1 माइनस 1 0 होता है और 0 में 3 का भाग जाएगा, 0/3, 0/3 ये सही है, ठीक है। इसके साथ 1 के साथ और क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि अगर आपने 1 माइनस 4 किया तो -3 आएगा और -3/3 भाग जाएगा, -3 में 3 का भाग जाता है। और 1 का कनेक्शन आप 7 से कराओगे, क्योंकि 1 माइनस 7 करोगे तो -6 मिलेगा, -6/3, ये भी बात सही है। तो 1 का कनेक्शन किससे हो रहा, 1 4 7 से। इसी प्रकार 2 ले लेंगे, इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 सबके लिए दिखाएंगे। तो R1 आपने यहां से डिकोड कर दिया। लेंदी सवाल हो जाएगा और कुछ नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है, लेंदी है लेकिन सिंपल है। R1 को डिकोड करेंगे तो सबसे पहले 1 को पकड़ना है। 1 के साथ क्या आएगा, 1 4 7 आएगा। तो देखो 1 and 1 1 4 1 7, बात समझ गए। सबके साथ 3 3 लेके चलोगे और 9 है तो 9 27, इस तरीके से निकल के आएंगे अंक, अवयव। R1 के लिए 27 अवयव निकल के आएंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस 1 0, 0 में 3 का भाग जाएगा। 1 माइनस 4 -3, 3 में -3 में 3 का भाग जाएगा। 1 माइनस 7 -6 आएगा और -6 में भी 3 का भाग जाएगा। अब 2 को पकड़ेंगे तो आप देख पाएंगे 2 के साथ क्या कनेक्शन आएगा। देखिए पहली बार 2 के साथ 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 के साथ 5 लेंगे एंड 2 के साथ 8 लेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। 2 के साथ 8 लेंगे तो देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 3 का भाग जाएगा। 2 माइनस 5 -3 आएगा तो भाग जाएगा 3 का। 2 माइनस 8 करेंगे तो -6 मिलेगा, जिसमें भी 2 का भाग जाएगा। 3 को पकड़िए तो ये कितना आएगा, 3 3, फिर 3 6 3 9, ठीक है। 4 के साथ क्या लेंगे, 4 1 4 4 4 7, इस प्रकार से चलता जाएगा। 5 में 5 2 और 5 5, ठीक है। 5 2 5 5, ओके। 5 एंड 5 एंड 5 के साथ 5 8, ठीक है। 6 में 6 3 6 3 6 6 एंड 6 9,
7 में 7 7 1 7 1 7 4 एंड 7 7 और 7 के बाद 8 में तो 8 2 8 5 एंड 8 8, ठीक है। अब 9 की बात कर लेते हैं तो 9 3 9 6 एंड 9 9। अब कोई भी पेयर उठा के देख लो, 27 पेयर बने ये टोटल आपके। अब कोई भी जोड़ा उठा के देख लो, उनको आपस में घटाओगे तो उसमें घटाने के बाद उसमें 3 का भाग निश्चित तौर से जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने R1 को डिकोड कर दिया। अब इसी प्रकार R2 को डिकोड करेंगे तो R2 आपको इस प्रकार से था कि एक्स वाई सबसेट है, ठीक है। एक्स वाई सबसेट है 147 का, 147 का। तो यहां से क्या निकल के आना, ये निकल के आना है 11 11 14 17, फिर 41 के लिए 41 44 47, फिर 7 के लिए निकल के आएगा 71 74 एंड 77, ये निकल के आएगा। और क्या दिया था, 3 चीजें दी थी। और एक्स वाई सबसेट है, एक्स वाई सबसेट है 258 का, 258। तो अभी आप ये जान पाए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आपने निश्चित तौर पे जान लिया कि R1 और R2 निश्चित तौर पे बराबर हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो तो R1 और R2 खुद में बराबर हो रहे हैं। सवाल बहुत ही बेकार है, बस लिखते जाना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके के सवाल ऐसे ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 एंड 2 5 2 8, सबसेट की बात कर रहा था ना। एंड क्या बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 5 आएगा, सबका आपस में कनेक्शन करना, 8 आएगा 5 8 एंड 8 के साथ 8 2 आएगा, 8 5 आएगा एंड 8 8 आएगा। ये हो गया। और एक चीज और दी थी, और एक्स वाई सबसेट था 3 6 9 के लिए। तो यहां से आपने देखा कि क्या निकल के आएगा, 3 3 3 6 3 9 एंड 6 3 6 6 एंड 6 9, ठीक है। एंड 9 3 9 6 एंड 9 9। अब आप ये चीज देखो, किताब में उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा जितना अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इतनी क्लियर तरीके से। अब आप गौर कर लो, ये तो था R1, ये था पूरा आपका R1, ठीक है। ये R1 दिया था, पूरा दिया था कि नहीं, ये था पूरा R1, क्लियर है। और R2 आपने निकाला तो देखो R2 ये निकला और ये निकला, और यहां से R2 आपने इतना और निकाला। तो 9 9 के पेयर बने जो कि 27 होते हैं। ऊपर भी R1 के लिए भी 27 थे, R2 के लिए भी 27 थे। तो निश्चित तौर पे आपने कहा कि अतः, बस सीधे सीधे कर देना, अतः सो फाइनली R1 बराबर R2 हैंस प्रूव्ड। बस देखो क्या था, सवाल में कुछ नहीं था और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो बस यही करना है। उदाहरण नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा रद्दी सवाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हो क्या रहा देख लीजिए। मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक फलन है। x में r बराबर ab सच दैट fa बराबर fb द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए। जांच कीजिए कि क्या r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से कह रहा है। तो जो दिया है सबसे पहले वो ले लेते हैं। क्या दिया है, फलन f सच दैट x टेंड्स टू y में आपको कह रहा है r बराबर ab सच दैट fa बराबर fb। बिल्कुल। अब अपन ने मान लिया, देखो स्वतुल्य सममित तो संक्रामक दिखाने में जब आप संक्रामक दिखाते हो तो वहां पर 3 चीजें लेते हो, इसलिए अपन ने मान लिया, माना x बराबर abc एक समुच्चय है, ठीक है। स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य में आप कह रहे हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल X में आप ले रहे हैं a बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर ये है तो क्या दिखाएंगे भाई, आप बताएंगे कि fa बराबर fa, ये बात सही है, fa बराबर fa, क्योंकि आपको ये दिया था fa बराबर fb। अब स्वतुल्य में एक ही चीज लेते हैं, a और a, तो यहां से हो जाएगा fa बराबर fa। तो आपने कहा कि इसीलिए r स्वतुल्य है, ठीक है, दिखा दिया। सममित की बात कर लेते हैं, सममित, ठीक है। सममित की बात कर लेते हैं तो यहां पर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल X में, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल X में यदि ए बी बिलोंग्स टू R, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, एफ ए बराबर एफ बी। अब एफ ए बराबर एफ बी को अपन लिख सकते हैं भाई ऐसे भी,
एफ बी बराबर एफ ए, बिल्कुल लिख सकते हैं एफ बी बराबर एफ ए। और अगर आपने एफ बी बराबर एफ ए किया तो आप कहेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देख पा रहे हो आप कि ए बी बिलोंग्स टू आर था एंड बी ए बिलोंग्स टू आर दिखा दिया। इसका मतलब क्या कि आर सम्मित है, इसीलिए आर सम्मित है, नो प्रॉब्लम, है ना। संक्रामक भी इसी प्रकार दिखा देंगे, संक्रामक। तो संक्रामक में तीन चीजें लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स में यदि, यहां दो चीजें लेंगे, तीसरी चीज दिखा देंगे, यदि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब क्या कि एफ ए बराबर एफ बी, समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। और ए बी के बाद बी सी लेना है, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर में यहां पर बनेगा एफ बी बराबर एफ सी, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं निश्चित तौर पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से निकालेंगे तो ये निकल के आएगा एफ ए बराबर एफ सी। कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों में एफ बी कॉमन था तो एफ ए बराबर एफ सी कर सकते हैं। तो यहां से आप कह रहे हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसीलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। और आप यहां से कह रहे हैं कि चूंकि आर सौतुल्य सम्मित तो संक्रामक है, चूंकि आर सौतुल्य सम्मित और संक्रामक है, और संक्रामक है, चूंकि आर सौतुल्य सम्मित और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड है। कोई भी समस्या आती है आपको वीडियो को रिवर्स करके अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। और एक बात को याद रखो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली ऐसी चीज है जहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। आपने संबंध पढ़े हैं, आपने फलन पढ़ा है, आपने व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा है, आपने द्विआधारी पढ़े हैं, आपने संयोजन पढ़ा है फलनों का, तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर इकट्ठा आएगा, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 46 आपको दिया है इस प्रकार से कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक ही फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये देखिए, समुच्चय ए जो दे रहा है आपको, समुच्चय ए बराबर आपको दे रहा है 1 2 3, और वो कह रहा है स्वयं के लिए, यानी आपको जो एक एक ही बनाने हैं वो ए क्रॉस ए के लिए बनाने हैं, ठीक है। प्रांत और सह प्रांत दोनों ही आपके 1 2 3 के लिए कह रहा है। अब इसके लिए जो निकल के आएंगे, पहली बात तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर है फैक्टोरियल 3, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब कौन कौन से फलन बनेंगे वो मैं आपको चित्र के थ्रू बता देता हूं, क्योंकि आपको अगर आंसर की बात करूं तो इतना है आंसर, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6, ठीक है। और कुछ नहीं करना है सवाल में, हो गया। अब कौन कौन से बनेंगे वो आप डिटेल में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 जो एक एक ही फलन निकल के आएंगे वो आपके सामने इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने डिटेल में इनको बना के बता दिया कि इस प्रकार से ये 6 निकल के आएंगे, और कौन कौन से होंगे ये आप देख पा रहे हो साफ तौर पे। तो सवाल को किस प्रकार से हल करना है, अगर ये सवाल देखो, ये सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मैं एक बात बता दूं, ये सवाल आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। पेपर उठा के देखिएगा, इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पुराने पेपर उठा के देखने चाहिए। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और करना कैसे है, आपको फैक्टोरियल 3 लेना है, बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1 करना है, बराबर 6, ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पर 3 अवयव थे इसलिए फैक्टोरियल 3 क्या 4 अवयव होते, फैक्टोरियल 4 कर लेते, है ना। और कौन कौन से फलन निकल के आएंगे एक एक की, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं साफ तौर पे, ठीक है। ये 6 निकल के आएंगे। उदाहरण नंबर 47 की बात करते हैं। आपको उदाहरण नंबर 47 इस प्रकार कह रहा है सवाल कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 तथा 2 3 है, और जो सौतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीजें पता होनी चाहिए। सौतुल्य में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है। सम्मित में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर मिल जाए। संक्रामक में होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए। तो ये तीनों चीजें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक आपके बिल्कुल दिमाग में होनी ही चाहिए। बाकी का तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो पहली बात तो सवाल ये कह रहा है आपसे कि सौतुल्य तो रहे ही रहे, है ना। सवाल में क्या दिया है कि जो सौतुल्य हो। अब सौतुल्य होने के लिए क्या है कि 1 2 3 का 1 1 2 2 एंड 3 3 तो संबंध में रहेगा ही रहेगा,
ठीक है। तो 4 संबंध कह रहे हैं आपको, 4 दिखाने, कितने दिखाने, 4, और 4 बनने चाहिए। तो R1 लिया, समतुल्य होने के लिए सबसे पहली बात तो है कि 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तो रही रही सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिसमें 1 2 एंड 2 3 होना चाहिए, तो 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया। अब देखो, समतुल्य हो और संक्रामक हो, सम्मित नहीं होना चाहिए। बस समतुल्य तो दिखा दिया अपन ने, और संक्रामक दिखाना, यानी 1 2 है, 2 3 है। तो आपको बताया कि क्या होता है कि AB है, BC है, तो क्या होना चाहिए, AC भी होना चाहिए, यानी ये और C, A और C, ठीक है। तो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या और होना चाहिए, 1 3 और होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा संबंध निकल के आया, समझ गए आप। यह सबसे छोटा संबंध होगा जो समतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, और इसमें 1 2 एंड 2 3 भी है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात ये है सबसे बड़ी, कि शेष अवयव क्या है। अगर मैं पूरा बना देता है इसका 1 2 3 के लिए, तो 1 2 3 का आपका पूरा जो निकल के आता कार्तीय गुणन, A क्रॉस A का कार्तीय गुणन जो निकल के आता, उसमें 9 अवयव होते। ये सारी चीजें कक्षा 11 में पढ़ रखी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं A में कितने अवयव हैं, 3। और अगर अपन A क्रॉस A करते, कार्तीय गुणन करते, A क्रॉस A करते, तो A क्रॉस A के हिसाब से, A क्रॉस A के हिसाब से 3 गुणे 3, यानी 9 अवयव निकलते। यहां पर कितने अवयव हैं, 6 अवयव, यानी अभी आपके 3 अवयव और शेष हैं। तो शेष अवयव क्या है, शेष अवयव, शेष अवयव की बात कर लें। शेष अवयव कौन कौन से बचे, एक तो 2 1 बचा है, एक आपका 2 1 बचा है, एक 3 2 बचा है, एक 3 1 बचा है, ठीक है। ये 3 अवयव और हैं जो शेष हैं। तो अब इन्हीं में से अपन R2 R3 एंड R4 बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, R2 की बात कर लूं तो समतुल्य के लिए सबसे पहली बात 1 1, देखो ये जो R1 बना ना, ये सबसे छोटा बना, तो ये R1 तो पूरा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, ये पूरा रहेगा। 1 2 शामिल होना चाहिए, 2 3 शामिल होना चाहिए। अब अगर 1 2 2 3 है तो फिर 1 3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन को संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आपने 2 1 और जोड़ दिया, समझना बात को, 2 1 और जोड़ दिया, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 2 2 1 से 1 1 भी अपने पास है, तो संक्रामक हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहां पर 2 3 दिया कि नहीं दिया। अब 2 3 का आपके पास यहां पर 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। देखिए कहीं पर इस पूरे संबंध में 3 2 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो सम्मित नहीं हो रहा है। संक्रामक दिखा दिया लेकिन सम्मित अभी भी नहीं है, तो एक संबंध ये बनेगा। R3 की अगर मैं बात करूं, R3, तो जो R1 है वो पूरा पूरा लेंगे आप, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। जो R1 है वो पूरा पूरा लेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे आपने 2 1 था, 2 1 छोड़ा, तो अब आप 2 1 को छोड़ेंगे, जैसे यहां 2 1 ले लिया ना, अब 2 1 को छोड़िए, 2 1 को छोड़ के 3 2 ले लीजिए, तो अब एक संबंध ये निकल के आएगा। अब देखो 2 3 है, 3 2 है, तो यहां से आपका 2 2 बन रहा है, यहां पर बन रहा है बिल्कुल, तो ये आपका संक्रामक हो रहा है। लेकिन यहां आप गौर कीजिए कि 1 2 है, 1 2 का 2 1 नहीं है ना। एंड यहां पर गौर कीजिए 1 3 है, 1 3 का 3 1 नहीं है। इसका मतलब सम्मित अभी भी नहीं है, तो समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं हो रहा है। क्लियर है ना हमारी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये R3 3 संबंध अपन ने दिखा दिए। R4 करते हैं, 4 संबंध दिखाने थे अपन को। तो R1 तो पूरा पूरा लेना है, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 3 और 1 3, ये तो पूरा पूरा लेना ही अपन को। ये R1 जो दिया था ना, ये पूरा पूरा ले लेंगे। अब देखो इसे 2 1 लिया, एक बार 3 2 लिया आपने, एक बार आपने क्या लिया, एक बार 2 1 ले लिया, एक बार 3 2 ले लिया, अब 3 1 लेंगे। तो जैसे ही आपने 3 1 लिया, अब बात को समझना ना, 3 1 लिया तो आपने 3 1 ले लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात। देखिए यहां पर 3 1 है, आप अगर मैं बात करूं आपको, ये देखिए 3 1 लिया जैसे ही आपने, और 3 1 लेने के बाद आपने 1 2 देख रहे हैं यहां पर, देखो तो यहां संक्रामक बनाने के लिए, देखो यहां 1 है, यहां 1 है, संक्रामक बनाने के लिए क्या जरूरी है, संक्रामक बनाने के लिए यहां पर 3 2 भी होना चाहिए। तो देखो 3 2 भी लिया अपन ने, है ना। और अगर मैं बात करूं, इसको गौर करो जरा, ध्यान दो, ये 2 3 एंड 3 1 को, तो जैसे ही अपन 2 3 एंड 3 1 करते हैं, ठीक है, 2 3 एंड 3 1 करते हैं, देखो यहां 3 एंड 3, तो फिर संक्रामक होने के लिए 2 1 भी होना चाहिए इसके साथ,
है ना, तो यहां पर आपने 2 1 जोड़ दिया। अब इसका मतलब ये तो पूरा पूरा आपने जोड़ लिया, यानी कि अब ये सौतुल्य और संक्रामक है, लेकिन अब ये साथ में सम्मित भी हो गया साथ में, क्योंकि आपको सौतुल्य चाहिए और संक्रामक चाहिए। लेकिन जैसे ही आप चौथा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो चौथे संबंध में सारे के सारे अवयव आ जाते हैं। इसका मतलब हमें यहां से यह पता चल रहा है कि 4 संबंध संभव नहीं है, सिर्फ 3 ही संबंध बन सकते हैं। चौथा संबंध आपका सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएगा। ठीक है, आपके जो पहला R1, R2 और R3 ऐसे 3 संबंध हैं जिसमें सौतुल्य भी है और संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है, और उसमें 1 2 एंड 2 3 भी शामिल है। देखो 1 2 एंड 2 3 शामिल करने के लिए कहा था, तो 1 2 एंड 2 3 भी शामिल है R1 R2 R3 में, और वो सौतुल्य भी और संक्रामक है। लेकिन जैसे ही आप चौथा संबंध R4 बनाने की कोशिश करोगे तो वो सौतुल्य और संक्रामक तो रहेगा, लेकिन वो पूरे बन जाएंगे। आप देखो यहां पर 9 के 9 आ गए, R4 में 9 के 9 अवयव आ गए, तो ये सम्मित भी हो गया। तो यहां से आप कह रहे हैं कि 4 संबंध संभव नहीं है, 4 संबंध बनाना संभव नहीं है, अतः अभीष्ट 3 संबंध ही बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हम R1 में किन्हीं 2 युग्मों 21 या 32 को लेकर R2 या R3 बना सकते हैं, जैसे अपन ने R2 और R3 बनाया। लेकिन अवयव 31 को लेने पर संक्रमकता बनाए रखने पर शेष युग्मों को लेने को बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने 31 लिया, तो फिर आपको अब 32 एंड 21 भी लेना पड़ा, क्योंकि संक्रमकता तो बनाए रखना है ना, संक्रामक जरूरी है, वो कह रहा था। ठीक है, और इस कारण R4 सम्मित भी हो जाएगा, और ये होना नहीं चाहिए था, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो अतः अभीष्ट संबंधों की कुल संख्या सिर्फ 3 रहेगी। ठीक है, कुल संख्या 3 है। इस प्रकार से आपको समझना है। क्लियर है बात? अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, और ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होती है रिवर्स करके अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 48 की बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट, यानी कि रखने पर, अंतर्विष्ट मतलब रखना, अंदर रखना, ठीक है, उसको लेने पर करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लीजिए। देखो अब यहां पर अपन ने मान लिया कि माना a बराबर 1 2 3, ठीक है, माना a बराबर 1 2 3। तो पहली बात तो संबंध R1 अगर अपन ने बनाया, तुल्यता संबंध बनाना, इक्विवेलेंट, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक 3 हो, तो सौतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है? सौतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 होना तो मस्ट है। 1 1 2 2 3 3 तो हो ही हो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 1 2 एंड 2 1 को भी लेना है आपको, तो 1 2 एंड 2 1 को आपने ले लिया। 1 2 एंड 2 1 को लेने पर आप देखिए ये एक तुल्यता संबंध बना देगा। क्यों? क्योंकि देखो सम्मित होने के लिए 1 2 है, तो 1 2 का 2 1 तो हो गया, सम्मित हो गया। और गौर कीजिए अगर 1 2 है एंड 2 1 है, तो यहां पर देखिए 1 एंड 1 1 1 भी तो है, ये रहा 1 1, ठीक है, तो संक्रामक भी हो रहा। तो इसका मतलब ये आपका सबसे छोटा तुल्यता संबंध हो गया। अब यहां पर एक चीज गौर करें कि शेष अवयव, यहां ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर शेष अवयव क्या क्या है? शेष अवयव निकालने से आपको फायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या हो सकता है। तो शेष अवयव की अगर मैं बात करता हूं तो ये बचे आपके 2 3, ठीक है, एक तो ये आपका 2 3 बच गया है, ठीक है, एंड 1 3 बच गया है, 1 3 बच गया है, और 3 के साथ मैं बात करूं तो 3 2 बच गया है एंड 3 1 बच गया। ये 4 जो हैं वो आपके शेष अवयव हैं। यहां पर इस सवाल के लिए अभी 4 अवयव, 4 जो हैं वो शेष अवयव है, ठीक है, यही 4 हैं, और कोई तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, और कोई नहीं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर R2 बनाते हैं, R2 बनाते हैं तो समझना, अगर आपने 2 3 लिया, समझना, अगर आपने 2 3 लिया तो सम्मित रखने के लिए आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखना, अगर आपने ये लिया तो फिर 1 2 है, 1 2 लिया एंड 2 3 लिया, तो फिर आपको संक्रामक निकालने के लिए 1 3 लेना पड़ेगा, 1 3 लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप 1 3 लेंगे तो आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो R2 आएगा ना, वो सभी 9 अवयवों से मिलकर आएगा, ठीक है, सभी 9 अवयव आएंगे इसमें। देखो कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये तो सबसे छोटा हो गया। इसके बाद जो R2 आना है उसमें अगर आपने एक अवयव भी जोड़ा, 2 3 भी जोड़ा, इंक्लूड किया, तो आपको मजबूरी में बाकी 3 भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों लेने पड़ेंगे? देखो
जैसे ही आप 2 3 लेंगे, समझना बात को, फिर से समझा रहा हूं, जैसे ही आप 2 3 लेंगे तो फिर आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सममित दिखाना है, तो आपके पास 3 2 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये लिया 2 3 लिया तो आपके पास यहां पर देखो 1 2 है ना, तो ये 1 2 एंड 2 3, 1 2 एंड 2 3 की वजह से संक्रामकता दिखाने के लिए 1 2 एंड 2 3, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा 1 3 भी लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 1 3 लिया तो फिर आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो चारों अवयव आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल चारों अवयव आ गए। और ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत है रिवर्स करके अच्छी तरह समझना, ठीक है। कोई भी इस सवाल में ये नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आया। तो ये आपने ले लिए, बाकी के 4 और ले लेंगे, 2 3 1 3 एंड 3 2 एंड 3 1, ठीक है। ये तो ये हो गए R1 ये हो गया और R2 ये हो गया। 2 तुल्यता संबंध कह रहा था, तो ये रहे अभीष्ट 2 तुल्यता संबंध। तो यहां से आपने कह दिया कि अतः अभीष्ट तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ये हो जाएगा आंसर है, यानी हैंस प्रूव्ड। सिद्ध करना था ना, 2 संबंध दिखाने थे, तो ये आपने R1 और R2 2 संबंध दिखा दिए। उदाहरण नंबर 50 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 50 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि तत्समक फलन in such that n tends to n पर विचार कीजिए जो in x बराबर x for all x belongs to capital N, जहां पर जो x है, स्मॉल x है, वो प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि यद्यपि in आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन कह रहा है in प्लस in such that n tends to n आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये आच्छादक नहीं है जबकि ये वाला आच्छादक है, ठीक है। और ये दे रहा है आपको इस प्रकार से कि in प्लस in x बराबर in x प्लस in x बराबर x प्लस x 2x, कुछ इस तरीके से उसने दे दिया है, ठीक है। तो अब यहां समझने की कोशिश करो ये सवाल है क्या। कुछ नहीं, सवाल में बहुत ही सिंपल सवाल है। यहां पर 2 इक्वेशन दे दी इस प्रकार से कि पहला दे दिया in x बराबर x, ठीक है, और x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है यानी यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, और अगर आप मैं कहूं यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पर भी ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको समीकरण क्या दिया था, अगर आप गौर करेंगे समीकरण आपको दे रखा है in x बराबर x, यानी कि अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट की, चूंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N है, x जो है कैपिटल N को बता रहा है, तो यानी कि x का मान आप कुछ भी रखते हो तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये देखिए in1 बराबर कितना होगा 1, फिर in2 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, या इसको आप कहते हैं i3 बराबर 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, और i4 बराबर 4 ऐसे भी बोल रहे हैं। यानी कि जो कनेक्शन हो पा रहे हैं वो आप स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि 1 का 1 से कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन दिखा रहे हैं, 3 का 3 से कनेक्शन एंड 4 का 4 से कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो in x है, ठीक है, ये आच्छादक है। यहां से आपने क्या कह दिया कि इसलिए in x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N में आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है, ये आपने दिखा दिया। अब जो सेकंड कह रहा था, सेकंड ये कह रहा कि in प्लस in x बराबर 2x, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। सेकेंड वाला आपको कह रहा है कि in प्लस in x बराबर 2x, ये आपको कह रहा है। यानी यहां पर भी आप अगर बात कर रहे हैं, यहां पर भी अगर हम n और n को ले रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड यहां पर आपने ले लिया, यहां से एक मैं 4 हटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अपन बात करें तो यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये in प्लस in यहां निकल के आएगा 1 इक्वल टू 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा है, फिर ये मैं कह रहा हूं in प्लस in x के स्थान पे 2 रखोगे तो यहां पर निकल के आएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली में कि 1 का कनेक्शन आप कर रहे हैं 2 से, 1 का कनेक्शन आपने कर दिया 2 से, 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा था, 2 का कनेक्शन 4 से हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 3 का कनेक्शन 6 से होगा, इसी प्रकार आगे चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है, 3 का कनेक्शन 6 से होगा। तो यहां आपने क्या देखा कि इस वाले समीकरण के लिए चूंकि in प्लस in x, ठीक है, बराबर 2x के लिए, ठीक है, या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहां पर लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N में विषम संख्याओं के लिए
संख्याओं के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब, कोई आच्छादक के लिए पूर्व प्रतिबिंब लेते हैं कि नहीं, आपको ध्यान होगा, कोई पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। बस इतना दिखाना था हमको, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, वो उतना आच्छादक कह रहा था, ये हो गया आपका आच्छादक नहीं। उदाहरण नंबर 51 की बात करते हैं। आपको इस प्रकार से सवाल दिया है कि fx बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट 0 से 0 to π/2 टेंड्स टू r, ठीक है, 0 to π/2 टेंड्स टू r, तथा gx बराबर cos x द्वारा फलन g सच दैट 0 to π/2 टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। ये आपको दो फलन दे दिए हैं fx एंड gx। सिद्ध कीजिए f तथा g एक एक ही है, आपको f तथा g एक एक ही दिखाना है, परंतु f प्लस g एक एक ही नहीं है, ये आपको दिखाना है। पहली बात तो ये आपको एक एक ही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए। एक एक ही के लिए क्या दिखाते हैं, fx1 बराबर fx2, और ये दिखाते हैं अगर आपने fx1 बराबर fx2 लिया तो आप दिखाएंगे x1 बराबर x2, और ये नहीं दिखाते तो ये भी दिखाते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर लिया आपने x1 नॉट इक्वल टू x2 तो आप दिखा देंगे कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये दो कंडीशन आपने एक एक ही के लिए पढ़ रखी हैं, ठीक है, और ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे देखते हैं। सवाल में आपको क्या दिया, पहले फलन की बात करते हैं, और कह रहा है f तथा g एक एक ही है, तो अपन f को एक एक ही दिखाते हैं। दिया है फलन f सच दैट 0 to π/2 टेंड्स टू r में फलन ले लिया fx बराबर sin x, एक एक ही के लिए दिखा रहे हैं, और मैंने आपको बताया fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। तो यहां से आपने कहा कि एक एक ही के लिए fx1 बराबर fx2 लेके चले, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x1 बराबर sin, ठीक है, sin x2। अब तुलना कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर, तो अगर आपने तुलना कर दी, तुलना करने पर, तो यदि आप यहां से तुलना करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, ठीक है, ये मिल गया x1 बराबर x2। तो यहां से क्या कह रहे हैं अपन, इसलिए f एक एक ही है, दिखा दिया, f एक एक ही है, हैंस प्रूव्ड। अब बात कर लेते हैं g के लिए। तो आपने g के लिए क्या देख रखा भैया, g की अगर मैं बात करूं तो gx कह रहा है, ये gx कह रहा है cos x, ठीक है, gx कह रहा है cos x, तो एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए, तो एक एक ही के लिए यहां क्या दिखा रहे हैं, gx1 बराबर gx2, तो यहां से क्या हो रहा है, cos x1 बराबर cos x2, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो अगर आप तुलना करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए g एक एक ही है ना, g एक एक ही है, तो f एक एक ही दिखा दिया, g एक एक ही दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, वो आगे कह रहा था परंतु f प्लस g एक एक ही नहीं है, तो f प्लस g की बात कर लेते हैं, ठीक है, f प्लस g की बात कर लेते हैं, f प्लस g एंड x, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई fx प्लस gx बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब एक एक ही नहीं दिखा रहे हैं तो यहां पर ले लिया अपन ने एक एक ही के लिए, एक एक ही, तो एक एक ही के लिए क्या ले रहे हैं, अब आप यहां पर ये लेके चलिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2, माना नहीं दिखाना ना, तो याद रखिए मैंने पहले भी कई दफा कहा कि अगर एक एक ही नहीं दिखा रहे होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वैल्यू मान के चलिए, ठीक है। तो माना x1 बराबर π/3 यानी 60 डिग्री, और x2 बराबर π/6, ठीक है, यानी 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्यों वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये आपको दे रखा था, है ना, 0 से π/2 के लिए दे रहा था, तो x1 π/3 एंड x2 π/6 ले लिया। तो अगर मैं यहां से बात करूं f प्लस जी x1, x प्लस जी x1, यानी कि ये हो जाएगा sin x1 प्लस cos x1, तो क्या कितनी वैल्यू निकल के आनी यहां से, ये हो जाएगा sin π/3 प्लस cos x1 के लिए cos π/3, तो sin 60, अब sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, है ना, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, ये हो जाएगा। और x2 की बात कर लें, और f प्लस जी x2, तो ये यहां से क्या बनना है, ये बनना है sin x2 प्लस cos x2,
x2 कितना माना π/6, यानी कि sin π/6 प्लस cos π/6। अच्छा π/6 होता है 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना 1/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर चाहो तो इसको लासा ले लो, लासा लेके कर रहे हैं √3 प्लस 1/2, और यहां से भी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहां पर से आ रही है √3 प्लस 1/2। तो यहां पर आपने क्या गौर किया, क्या मैंने बताया था कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 लिया, लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं कि f प्लस जी, आप क्या दिखा रहे हैं कि f प्लस जी x1 बराबर f प्लस जी x2, ये दिखा रहे हैं, है ना भाई। आपने x1 की वैल्यू π/3 माना, x2 की वैल्यू π/6, दोनों अलग अलग माने, लेकिन f प्लस जी x1 की वैल्यू निकली √3 प्लस 1/2 और f प्लस जी x2 की भी वैल्यू निकली √3 प्लस 1/2। तो यहां से आपने क्या कहा कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 और यहां दिखा रहे हैं कि f प्लस जी x1 बराबर f प्लस जी x2, इसका मतलब क्या कि f प्लस जी एक ही नहीं है, इसीलिए f प्लस जी एक ही नहीं है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इतना आपको दिखाना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f जो दिया है वो r से दिया है, ठीक है, r ये हो गया आपका प्रांत, और यहां से कह रहा है कि जो आपका कोडोमेन होगा यानी सह प्रांत होगा वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। x जो है वो -1 से 1 के बीच में कह रहा है, और fx कह रहा है x/1 प्लस mod x, ठीक है, mod x की बात कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एक ही रहता आच्छादक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवाल दिया क्या है आपको, ठीक है। अब देखो f दे दिया फलन जहां पर ये बात कर रहा है प्रांत की और ये बात कर रहा है सह प्रांत की, ठीक है, और फलन दे दिया आपको fx दे दिया किस प्रकार से x/mod 1 प्लस fx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मोड क्या होता है, ठीक है, तो मैं ये बता देता हूं यदि आपको नहीं पता है। तो fx अगर mod x है तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई x जब प्लस का x होगा कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x माइनस का होगा कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है। तो यहां पर हम mod x को खोलेंगे, जो ये mod x दिया है इस प्रकार से खोलेंगे तो fx क्या निकल के आएगा, एक तो बनेगा आपका x/1 प्लस x, कब बनेगा जब x का मान 0 से बड़ा है और बराबर है, और एक x आए इस प्रकार से बनेगा x/1 माइनस x, कब बनेगा जब x का मान 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये दो स्थितियां आएंगी। अब इन दो स्थितियों में अपन को निकालना है व्युत्क्रमणीय, हमको ये दिखाना है कि जो फलन है एक ही और आच्छादक है, हमें ये दिखाना। तो एक ही और आच्छादक दिखाएंगे। अब एक ही और आच्छादक कैसे दिखाएंगे कि भाई दोनों कंडीशनों में लगाएंगे, एक ही और आच्छादक दोनों कंडीशनों में लगाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एक ही के लिए। अब पहली कंडीशन क्या कि भाई जब x1 और x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में आपको पता है आप करते हैं fx1 बराबर fx2। अब जब दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो हमें कौन सा फलन लेना है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2। अब इसको हम हल करते हैं, कैसे गुणा कर लो, तो x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x2 x1, और x2 x1 ये x1 x2 से कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि भाई x1 बराबर x2, एक कंडीशन ये हो गई। तो पहला केस तो ये लग गया, ठीक है ना, केस 1 कर सकते हो। यहाँ बात कर लो केस 2 की। तो जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं, x1 और x2 जो है x1 x2 हम लेस देन 0 ले रहे हैं। तो जब हम लेस देन 0 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि x1 बराबर fx1 बराबर fx2। अब लेस देन 0 के लिए आपको ये लेना था x/1 माइनस x। तो यहाँ पर कर रहे हैं x1/1 माइनस x1 बराबर x2/1 माइनस x2, ठीक है ना। तो कैसे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2, और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 x2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 बराबर आपका यहाँ से आगे x2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई इसीलिए जो f है वो एक ही है, f क्या है, एक ही है। अब हम आच्छादक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आच्छादक दिखा देंगे भाई, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए किस प्रकार से दिखाएंगे, तो पहले आप फलन ले लो fx बराबर कब, जब f
जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो fx क्या हो रहा था x अपॉन x प्लस 1। अब आपको पता है कि fx जो होता है वो y होता है, ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा चूंकि y बराबर x अपॉन x प्लस 1, तो अब हम इसको हल करें तो ये निकल के आएगा क्या कि हो जाएगा yx प्लस y बराबर x। अब हम x निकालते हैं, ठीक है, तो ये निकल के आएगा y बराबर x माइनस yx। अब हम x कॉमन लेंगे तो y बराबर x कॉमन ले तो 1 माइनस y, तो यहां से हम x बोल सकते हैं। x कितना आ गया, ये आ गया y अपॉन 1 माइनस y, y अपॉन 1 माइनस y। और सेकंड कंडीशन लगाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या लगानी है कि भाई और x लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे भाई fx बराबर x अपॉन x माइनस 1 कह रहे हैं, x अपॉन यहाँ पर क्या था 1 माइनस x था, ठीक है ना, लेस देन में क्या था 1 माइनस एक्स था, तो यहाँ x अपॉन 1 माइनस एक्स करना है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है fx ये y लेंगे तो y अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स, कैसे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई एक्स बराबर x, तो y x उस तरफ अच्छा अंदर कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स, कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा y बराबर x 1 प्लस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई y अपॉन 1 प्लस वाई, ये मिल गई, ठीक है ना। तो यहां से आपको अब जरा ये सोचो कि भाई पहला जो आपका डोमेन कह रहा था वो आर के लिए कह रहा था, और दूसरा वो आपको कह रहा था कि -1 से 1 के बीच में कह रहा था, -1 से 1 के बीच में कह रहा था, तो आपको वही चीज लिख देनी है, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, ठीक है ना, उपस्थित है। तो जब पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि भाई जो f है वो आच्छादक है, यही चीज आपको निकालनी थी, आच्छादक है। सवाल बहुत सरल है, कुछ नहीं है, ठीक है। यदि आपने पुराने वीडियो देख रखे हैं, नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से देख लेना, f आपका आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं कि भाई अतः सिद्ध है कि जो f है वो एकेकी और आच्छादक है, एकेकी और आच्छादक है, ठीक है ना, ये दिखाना था बस। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर xq द्वारा प्रदत्त फलन f जो है r से r में है, एक है, इंजेक्टिव। अब एक का मतलब एक ही से ही होता है, 1 से ही होता है, एक ही से ही होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अब है कि आपको फलन दे दिया आपको भाई f जो है वो r से r में है, ठीक है ना, r से r में, और क्या कह रहा फलन fx बराबर xq। अब एक के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक के लिए दिखा दोगे, ठीक है ना, एक के लिए कर दो या एक कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है। दिखा दोगे कैसे कि भाई आपको पता है कि यदि fx1 बराबर fx2 हो जाए, fx1 बराबर fx2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 बराबर x2। अब अगर दोनों तरफ हम घनमूल ले लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ घनमूल ले लेते हैं तो क्या निकल के आएगा भाई x1 बराबर x2 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसलिए f जो है वो एक ही है, f जो है वो एक है या एक ही है, पर इतना करना था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दे रहा है कि एक आरेख समुच्चय x दिया हुआ, आरेख समुच्चय पता है आपको, मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट, जिसमें कोई ना कोई अवयव उपस्थित है, वो आपका आरेख समुच्चय, ठीक है। px, अब px आपको पता है कि पावर साइड यानी घात समुच्चय, जो कि अच्छा ये सारी चीजें आपको कक्षा 11 में बताई गई हैं, ठीक है। px आपका घात समुच्चय होता है, मतलब सारे समुच्चय हैं, उनके उप समुच्चय को अगर हम इकट्ठा कर दें, उप समुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, यही कह रहा है, समस्त सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए कि px में उप समुच्चयों a b के लिए arb यदि और केवल यदि a सबसेट b है, क्या r मतलब जो रिलेशन है r px में एक तुल्यता संबंध बताता है। क्या पूछ रहा है, आपको सिद्ध नहीं करना, क्या पूछ रहा है कि नहीं है ये बताना है। अपने उत्तर का औचित्य लिखिए, औचित्य आपको बताया कि कारण बताना है कि भाई ऐसा है कि नहीं। तो पहले ये समझ लो, तुल्यता संबंध आपको पता होना चाहिए। तुल्यता संबंध क्या होता है, सौतुल्य सम्मित और संक्रामक हो जाए, ठीक है ना, ये आपको पता है कि सौतुल्य सम्मित और संक्रामक वाली बात है, सौतुल्य सम्मित और संक्रामक की बात है। तो भाई अगर हम सौतुल्य की बात करें तो सौतुल्य में क्या होता है, ए आर ए होता है, मतलब ए का ए से ही रिलेशन होता है। सम्मित की अगर हम बात करें तो सम्मित क्या कि यदि ए आर बी है तो फिर बी आर ए होना चाहिए, यही होता है कि नहीं। अगर हम संक्रामक की बात करें, संक्रामक में क्या कि यदि भाई ए आर बी है और बी आर सी है तो क्या होना चाहिए भाई ए आर सी होना चाहिए। तो ये होता है सौतुल्य सम्मित संक्रामक। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो जो आपका फलन होता है
जो जिसमें आपको रिलेशन दिखा रहा है, तो एक आपका तुल्यता संबंध हो जाता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध हो जाता है। अब इसी पर हम बात कर लेंगे। तो पहला समझो, पहले की अगर हम बात करें सम्मित की, ठीक है ना, पहले अगर हम बात करें समतुल्य की, ठीक है, अगर हम समतुल्य की बात करते हैं तो भाई आपको पता है कि कोई भी समुच्चय है तो वो खुद के लिए उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी आपको यही भी बात लिखनी है कि कोई समुच्चय, कोई भी समुच्चय, ठीक है, स्वयं के लिए उपसमुच्चय होता है, समुच्चय होता है, ठीक है ना, उपसमुच्चय होता है। और ये सारी चीजें कक्षा 11 में बताई गई हैं। कोई भी समुच्चय स्वयं के लिए उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई ए आर ए है। अब जब ए आर है तो हम क्या कह देंगे भाई, जो आपका ए है वो आपका स्वतुल्य समुच्चय है, स्वतुल्य संबंध है, यानी जो आर है स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, आर स्वतुल्य संबंध, आर आपने स्वतुल्य दिखा दिया। अब बात कर लो सम्मित की, ठीक है, अब बात करो सम्मित की, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब संबंध में समझो, मान लो अगर इस प्रकार से दिया है कि भाई ए आर बी कह रहा, इसका मतलब क्या कि ए सबसेट बी है। ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ए आर बी किस प्रकार से कह रहा था, ए आर बी ए सबसेट बी कह रहा था कि नहीं, लेकिन बी सब नॉट सबसेट ए होगा, बी नॉट सबसेट ए होगा। क्यों होगा, अब जरा इसको समझो कि मान लो अपन ने मान लिया, माना ए आपने 1 2 ले लिया और आपने बी इस प्रकार से लिया कि भाई बी 1 2 3 है, बी 1 2 3 है। तो यहां आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि ए सबसेट बी है, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है, बी नॉट सबसेट ए, इसीलिए जो आर है वो सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। तो आपसे सवाल कह रहा था कि क्या आर जो है वो तुल्यता संबंध दिखा रहा, भाई आर तुल्यता संबंध नहीं दिखा रहा। आपने देखा कि सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहीं चाहो स्टॉप कर दो, और चाहे तो तीसरा पॉइंट अगर दिखाना तो तीसरा पॉइंट दिखा दो, संक्रामक वाला, ठीक है ना, ट्रांसटिव यानी संक्रामक वाला दिखा दो। अब संक्रामक तो आसान है, कैसे दिखा रहा है भाई, यदि ए आर बी है तो ए आर बी क्या था, ए सबसेट बी, फिर बी आर सी है, इसका मतलब क्या है कि बी सबसेट सी है। अब जरा समझो, यदि ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव सी में है, तो निश्चित तौर पे ए के सारे अवयव सी में होंगे कि नहीं होंगे, तो ए सबसेट सी सत्य है ना, ए सबसेट सी सत्य है। चाहे इसको ऐसे समझ लो कि यदि ए बराबर आपको 1 2 दिया है, बी बराबर आपको 1 2 3 दिया है और सी बराबर आपको 1 2 3 4 दिया है, तो ए के सारे अवयव आप देख रहे हैं बी में है, बी के सारे अवयव सी में है, तो यहां देखो ए के सारे अवयव सी में है कि नहीं है, तो यहां से आप कह सकते हैं ए सबसेट सी सत्य। इसका मतलब क्या कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, तो यहां आप कह देंगे कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मत नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है ना, आर तुल्यता संबंध नहीं है। बस इतना दिखाना था। सवाल बहुत सरल था, सवाल में बहुत चीजें लिख के दे दी हैं, लेकिन है कुछ नहीं है, ठीक है ना, सवाल बहुत ही आसान था। ओके, नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको समुच्चय 1 2 3 से n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात की है। अब अधिकतर टीचर क्या करते हैं आपको बताने के लिए, भाई इसका जो आपका आंसर आना है वो फैक्टोरियल आना है, बस क्यों आना है ये नहीं बताता कोई भी, ठीक है ना। फैक्टोरियल एन कह देता है कि भाई जाओ मौज करो, फैक्टोरियल एन है। अब जरा कभी भी चीजों को ऐसे मत सोचा करो, क्यों जरूर लगाया करो इसके साथ, भाई फैक्टोरियल एन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, थोड़ा सा सोचा करो, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम्पल लिया करो। अब फैक्टोरियल एन आना, इसका आंसर आपका क्लियर है कि फैक्टोरियल एन आएगा। आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो फैक्टोरियल एन आंसर हो गया। अब जरा क्यों लगाते हैं, क्यों आएगा, जरा सोचो। मान लो कोई फलन है जिसमें एक अवयव यहाँ, एक अवयव यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका प्रांत और ये सह प्रांत, डोमेन को डोमेन, ठीक है। तो एक का एक से आप रिलेशन करोगे तो आच्छादक फलन कितने बनेंगे, एक बनेंगे। मान लो अगर यहाँ पर दो अवयव होते, किस प्रकार से, यहाँ 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, तो आप आच्छादक फलन किस प्रकार से बना सकते थे, या तो आप 1 का 1 से कराओगे, तो जब 1 का 1 से कराओगे तो फिर क्या होगा, 2 का 2 से होगा। एक कंडीशन ये बना सकते थे, या आप कंडीशन ऐसे बनाते कि भाई 1 का आप 2 से कर रहे हो और 2 का आप 1 से कर रहे हो। तो यहां से कितनी कंडीशन पॉसिबल थी भाई, 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ 3 अवयव हैं, 1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा आपका 1 2 3 1 2 3 क्यों ले रहे, कम क्यों नहीं ले रहे, एक में ज्यादा एक में कम? क्योंकि भाई वो कह रहा था कि जो 1 2 3 से n तक है स्वयं से स्वयं में कह रहा था, मतलब जितने यहाँ पर हैं उतने यहीं पे, स्वयं से स्वयं का मतलब यही होता है कि जितने अवयव यहाँ पर उतने ही अवयव यहाँ पर, ठीक है ना। और एक जैसी अवयव, अलग अलग भी नहीं, स्वयं से स्वयं का मतलब ए से ए में, बी से बी में, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं जरा समझो। देखो यहाँ पर आप 1 का 1 से कर सकते हो, 2 का 2 से कर सकते हो, 3 का 3 से कर सकते हो। एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी आप ऐसे कर दो भाई कि 1 का 2 से कर दो, 2 का 1 से कर दो, 3 का 3 से कर दो। तो तीसरी कंडीशन ये बने, दूसरी ये बनेगी। तीसरे की बात कर लो तो तीसरे में क्या कर सकते हैं हम, 1 का 3 से करा दिया, 2 का हमने 1 से करा दिया और 3 का 2 से करा दिया। तो जब आप इस प्रकार से सोचोगे, अब ये आपको मैं काम दे रहा हूँ, 3 मैंने बता दिए, 3 और निकलेंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो 6 कंडीशनें निकल रही। 6 का मतलब क्या, 6 का मतलब है भाई 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 का मतलब क्या था, 1 गुणे 2। तो जब यहाँ पर n अवयव होंगे, जरा सोचो, यहाँ पर आपके n अवयव होंगे तो कंडीशन कैसे बनेगी भाई, 1 2 3 कहां तक जाएगी, n तक। और ये क्या होता है भाई, ये चीज क्या होती है, ये होती है आपकी फैक्टोरियल n, ठीक है ना, ये चीज होती है फैक्टोरियल n। तो यहां से इसका जो आंसर आ रहा था आच्छादक फलनों की संख्या, वो फैक्टोरियल n आ रही थी। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सीधे लिख देना है कि भाई समुच्चय इतना दिया है, आच्छादक फलनों की संख्या बराबर फैक्टोरियल n। अब उसका रीजन क्या है, रीजन मैंने ये बता दिया है, आप ये देख लेना कि कहाँ आप, किसी टीचर ने आपको ये बताया है कि नहीं बताया। मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत कोई टीचर ये नहीं बताता कि भाई आ रहा है फैक्टोरियल n तो क्यों आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि मान लीजिए a दिया आपको -1 0 1 2, b दिया है -4 -2 0 2, और फलन f(x) दिया आपको x² - x, जहां x जो है वो a को बिलोंग्स कर रहा, तथा gx आपको इस प्रकार से दिया है कि 2 mod x - 1/2 और फिर -1 है, x बिलोंग्स टू a, मतलब fx के लिए भी a लेना है और gx के लिए भी a लेना है, द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है ना। f के लिए भी a लोगे और g के लिए भी a लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि x बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी है और x बिलोंग्स टू a यहाँ पर भी है। क्लियर है बात मेरी। अब जरा संकेत देख लो। अब संकेत क्या है कि जो फलन f और g है समान होंगे, कब होंगे, जब fa बराबर g है, fa बराबर g है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। तो ये करना है, मतलब क्या करना है कि आपको x की वैल्यू यहां से उठा के दोनों में रख देनी है। x की वैल्यू पहले -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2 रख के देखनी है, तो fx और gx की वैल्यू बराबर आएंगी। सवाल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने a ले लिया, b ले लिया, आपको फलन दिया fx और j दिया gx, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम रखेंगे x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए दोनों में रखेंगे, fx और gx में। तो f बराबर -1 के लिए f -1 कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर और माइनस और -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब यहाँ पर देखो g -1 के लिए, तो g -1 कितना होगा 2, और यहाँ बनेगा आपका मॉड के अंदर -1 -1/2, ठीक है ना, और ये -1। अब इसको जरा हल करके देखते हैं, तो ये यहाँ -1, तो ये 2, और ये हो रहा आपका -1, ठीक है ना, और ये -1/2 और -1, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2। अच्छा -1 और -1/2 हो जाएगा -3/2, तो -3/2, ठीक है ना, और -1, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा, और यहाँ से मॉड से हटेगा तो जगह 3 -1 = 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं f -1 बराबर g -1 हो गया भाई। अब x बराबर कितना रखना था, x बराबर 0 1 2, ये सारी चीजें रखेंगे। तो पहले x बराबर 0 रखते हैं, इस प्रकार से देखना है, बराबर सब में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपसे सवाल, है ना। x बराबर 0 के लिए अगर देख लो, x बराबर 0 के लिए देखो तो f0 यानी 0² - 0, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा। g0 देख लो तो क्या हो जाएगा 2 0 मॉड है, मॉड -1/2 और मॉड -1, तो ये कितना निकलना है, ये निकलना है 2, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा 1/2, मॉड से -1/2 बाहर निकलेगा तो 1/2 और -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। यानी यहाँ आप देख रहे हो भाई कि f0 बराबर g0, f0 बराबर g0। फिर x बराबर कितना लेना है, x बराबर 1 ले लेना, x बराबर 1 देख लो, x बराबर 1 के लिए, अब जरा x बराबर 1 के लिए देखते हैं, तो ये f1 कितना 1² - 1 1² - 1 यानी 1 - 1 = 0। अब हम g0 देख लेते हैं, g
0, यानी ये कितना निकल के आएगा G1 देखते हैं तो 2, मॉड के अंदर 1 माइनस 1/2 और माइनस 1, तो ये कितना निकलना है 2, और मॉड के अंदर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि F1G1 बराबर निकल आया। फिर x बराबर 2 के लिए देखना था, कितना x बराबर 2 के लिए ले लेते हैं। x बराबर 2 के लिए देख लो भाई, x बराबर 2 के लिए, अब जब x बराबर 2 के लिए तो कितना हो जाएगा F2। अब F2 देखते हैं तो F2 कितना भाई, F2 हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। और G2 देख लो, अब G2 देखेंगे तो कितना ये निकल के आएगा 2, कोष्टक के अंदर 2 माइनस 1/2 और माइनस 1, तो ये निकलना है 2, और ये निकल आएगा 2 दूनी 4 1 3, तो ये बचेगा 3/2 और माइनस 1, तो कितना बचना है, ये बचना है 2 गुणे 3/2 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2, ये बचना है। यानी यहाँ से आप कह रहे हो भाई F2 बराबर G2, है ना, ये क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि A के लिए, मतलब A के लिए जो फलन F और G है वो समान है, ठीक है। क्या F तथा G समान है? हाँ भाई F तथा G समान है, यही पूछ रहा था कि नहीं सवाल, क्या F तथा G समान है, यही कह रहा था, क्या F तथा G समान है, तो हाँ F तथा G समान है। किसके लिए है? A के लिए। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि यदि A बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या, तो ये आपके एक ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल बहुत सरल हो जाता है यदि आप समझते हो अच्छे से, ठीक है। प्लस यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अब आपको ये सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट इन सवालों को नजरअंदाज कर देता है, वो चाहता ही नहीं कि इन सवालों को देखे, तो उसको ये कठिन लगने लगता है। अब सवाल में दम कुछ नहीं है, जरा समझो है कि आपको A बराबर 1 2 3 दिया और सौतुल्य कह रहा, तो भाई जब सौतुल्य कब होगा, सौतुल्य की कंडीशन कब बनेगी, आपको संबंध निकालना है। तो सौतुल्य के लिए पहली बात तो 1 1, ठीक है ना, 2 2 और 3 3, ये तो होना ही चाहिए ना भाई। 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 के लिए सौतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। अब वो कह रहा है ऐसा संबंध जिसमें 1 2 और 1 3 हो, तो आपको 1 2 भी लेना है और 1 3 भी लेना है, ले लिया। अब वो कह रहा है सम्मित भी हो, तो सम्मित के लिए जब देखो 1 2 है तो सम्मित के लिए आपको 2 1 लेना पड़ेगा, जब 1 3 है तो सम्मित के लिए आपको 3 1 लेना पड़ेगा, ये हो गए, ठीक है ना। अब जरा सोचो इसमें कितने अभी बच गए, शेष कितने बच गए, तो देखो अभी इसमें आपका 1 2 1 3, ठीक है ना, अभी इसमें आपका 2 3 बच गया है, एक ये बच गया है और एक 3 2 बच गया है, ठीक है ना। तो 3 और 7 7 2 9, ये 3 अवयव थे ना, तो संबंध में कितने अवयव बनने चाहिए थे, संबंध में 3 गुणे 3 यानी 9 अवयव बनने चाहिए थे, तो 7 ये हो गए और 2 अवयव ये बचे। लेकिन अभी यदि आप इसमें से कोई भी अवयव चुन लेते हो, बात समझ में आ रही, सौतुल्य है तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लेने ही पड़ेंगे। आपको कह रहा 1 2 और 1 3, तो आपने 1 2 ले लिया 1 3 ले लिया। फिर वो कह रहा था भाई सम्मित है, तो सम्मित है कि तो 1 2 के लिए आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा और 1 3 के लिए आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब 2 अवयव रह गए, कौन से, 2 3 और 3 2। लेकिन यदि आप इनमें से कोई भी अवयव लेते हो, मान लो आपने 2 3 लिया, ठीक है, तो आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सम्मित है। तो इस स्थिति में वो संक्रामक भी हो जाएगा, लेकिन संक्रामक होना नहीं है, तो कौन सा संबंध बनेगा आपका, ये जो आप मैंने बनाया यही संबंध, यही संबंध एक संभव है, यही एक संबंध संभव है और कोई संबंध संभव नहीं है। यानी आंसर कितना होगा, 1। मैंने क्या बोला, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, सवाल बहुत सरल होते हैं ना, समझने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पर जब 3 अवयव हैं तो संबंध के आप में संबंध में अवयव कितने होंगे, 3 गुणे 3 यानी 9 संबंध होंगे, 9 अवयव होंगे। अब 9 में अवयव यहाँ हो गए, बचे कितने, 2 अवयव। 2 अवयव ये आप ले नहीं सकते हो क्योंकि यदि ले लोगे तो संक्रामक हो जाएंगे। तो संबंध कितने संभव है, एक संबंध संभव है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि यदि A बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, ये आपको बताना है। तो चलो यहाँ पर तुल्यता कह रहा और A बराबर 1 2 3 दे रहा, तो समझो ये तुल्यता क्या है कि आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों दिखाना है, ठीक है ना, सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो। अब सौतुल्य की बात जब कर रहे हैं तो अपन के पास 1 1 होना चाहिए, अपने पास 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, ये तो हो गई सौतुल्य की बात, इसमें ये तीनों होंगे ही होंगे। अब वो कह रहा है भाई 1 2 भी हो, तो भाई 1 2 ले लो। जब आप 1 2 लोगे तो फिर आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सम्मित दिखाना है आपको। अब देखो जरा, एक संबंध आपका ये निकलेगा, एक संबंध ये हो जाएगा, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। अब देखो 1 2 है 2 1 है, तो अपने पास 1 1 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो संक्रामक भी हो रहा, संक्रामक क्या होता है, यदि AB हो BC हो तो आपके पास क्या हो,
फिर AC होना चाहिए। देखो AB और BC तो क्या हो फिर AC हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो कि भाई 1 1 2 है 2 1 है, तो अपने पास 1 1 है कि नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। एक गिनती ये हो गई, ठीक है ना। और एक आ जाएगा आपका टोटल पूरा वाला, जिसमें 1 1 पूरे 9 अवयव होंगे, 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 और 3 2। एक आपका संबंध ये निकलेगा। तो एक संबंध आपका ये हो जाएगा, एक संबंध ये हो जाएगा और एक संबंध ये हो जाएगा, दो संबंध निकलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं, सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।